Students, I will discuss the equilibrium of the concurrent forces. At first, what is the concurrent force? Means all the forces are passing through a common point, then the forces are known as the concurrent force. Means suppose this is a point and one force is acting along this direction, other force is acting in this direction F2, and the third force is acting in this direction F3, and since the three forces are acting at a single point and these forces are known as the concurrent forces. Actually when we are dealing the dynamics or the translational motion, the all the forces acting on a body are assumed to act at a single point. मतलब जब कभी भी हम डायनामिक्स की चर्चा करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, तो जितने भी फोर्स हैं वो फोर्स को हम लोग एक बॉडी के एक पॉइंट पे एक्ट करते हुए मानते हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो असल में यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो, चूँकि अगर ये पॉइंट जिस पे ये तीनों फोर्स लगता है वो पॉइंट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, देन वी कैन से दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट इज जीरो। यानी अगर इस पॉइंट पे ये तीनों फोर्स लगते हैं और ये पॉइंट जो इस पर तीनों फोर्स लगते हैं, द पॉइंट इज आइदर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्स। यानी तीनों फोर्स लगने के बाद भी बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कैसे हो सकता है उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दो फोर्स है, इन दो फोर्सेस का सम अगर ऐसा होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द इससे, और वो फोर्स अगर ऐसे निकालते हैं इसको हम, थोड़ा इसको छोटा, ये फोर्स है, तो इस दोनों का सम यानी F1 और F2 का सम ये है, यानी F1 प्लस F2 का सम ये है, और ये F3 के इक्वल एंड अपोजिट है। देन वी कैन से दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 इज जीरो। मीन्स दिस F3 इज negative of the sum of F1 and F2. This is the theoretical way, and if you want to know the practical way to get the resultant force is zero, for this we can say that this is, suppose this is the, अगर this is the x-axis and this is the y-axis, and then component of the all the forces along x-axis and y-axis should be equal to zero, then we can say that the net force acting on a body is equal to zero. Look at this in this example. This is the example of the concurrent force. This is the practical example. Suppose this is the ceiling, और इस सीलिंग से एक हमारे पास एक सीलिंग है, छत है, जिससे हमने एक 2 मीटर के से एक बॉडी को लटकाया यहाँ पर। अब यहाँ जब किसी बॉडी को जिसको 6 किलोग्राम अगर लटकाते हैं, तो अगर ऐसा सिस्टम है कि अपने सीलिंग से लगाया, तो पहले थोड़ा हमको इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, तना हुआ होगा। क्यों तना हुआ होगा? क्योंकि इस पे एक फोर्स लगता है स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड, और एक फोर्स सीलिंग लगाएगी अपवर्ड, और इसलिए ये टेंशन में है, तना हुआ है। तो व्हाट इज द टेंशन? यहाँ पर जो टेंशन का जो मीनिंग है इस स्ट्रिंग में वो है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के एक एक प्रत्येक पार्ट पे कितना फोर्स लगता है। तो दिस इज द टेंशन।
अब यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर हम सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग को ये टेंशन T जो स्ट्रिंग में है वो डाउनवर्ड खींचेगा, और अगर इस बॉडी की बात करते हैं तो स्ट्रिंग की टेंशन इसे अपवर्ड खींचेगा। तो कहीं भी हम ये कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग है और ये तना हुआ है, अगर इसको इधर F से खींचते हो, इधर हॉरिजॉन्टल वे में भी देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमने F से इधर से खींचा, F से खींचा, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को एक फोर्स से खींचता है। हर पार्ट, हर जगह कहीं भी विचार करेंगे तो एक पार्ट इसको इधर खींचता है, दूसरे पार्ट इधर खींचता है, और इसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेंशन का कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, हमारे पास क्या था कि ये 2 मीटर था, हमने क्या किया कि इसको एक फोर्स यहाँ से 50 न्यूटन का लगा दिया इस पे। जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये पोजीशन इसकी हो गई, यहाँ से ये शिफ्ट करके इधर आ गया, जब इसे खींचेंगे तो इधर शिफ्ट करके आ गया, ये पोजीशन हो गया। और अब यहाँ पर देखना है कि दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रेस्ट में है, तो इस पे लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू 0 होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसको डील करते हैं इस प्रॉब्लम का, और इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाए कि कितना थीटा से ये वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास सबसे पहले हम एक एक बॉडी को इंडिपेंडेंट सोचेंगे, यानी पहले हम इस पे सोचते हैं ये 6 किलोग्राम बॉडी पे कितना फोर्स लगता है। नाउ इट इज़ योर सिस्टम, ये 6 किलोग्राम इज ए सिस्टम, एंड इन दिस सिस्टम वन फोर्स इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस इज 6g, एंड सपोज द g इज अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने लिया तो दिस इज 6 इंटू 10 यानी 60 न्यूटन इज द फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी। और फोर्स, दूसरा फोर्स इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स इस पे लगता है ये स्ट्रिंग का टेंशन T जो इस पे ऊपर की ओर लगता है। हम यहाँ पर कई टेंशन होंगे इसलिए इसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया, ये T1 है। अब यहाँ हम इस बॉडी को देखते हैं तो ये बॉडी रेस्ट में है अभी, इसलिए इस बॉडी पे लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और ये 0 तब हो सकती है जब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, यानी T माइनस 60 नेट फोर्स है ये, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इज 6 एंड नो एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सो दिस इज द 0, एंड सो T1 माइनस 6 न्यूटन इज इक्वल टू 0, सो T1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये हमारे पास एक रिजल्ट हुआ कि T1 की वैल्यू कितनी होगी। सो अब हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात किया तो ये पॉइंट को ये टेंशन इधर की ओर खींचेगा, टेंशन वही है T1, और यहाँ इसकी टेंशन अगर है T2 तो इसको T2 ये किसको, सीलिंग को अपनी ओर खींचेगा, और इस पॉइंट को ये T2 ऊपर की ओर खींचेगा। तो ये हमारे पास है T2। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे लगने वाले हमारे पास 3 फोर्स मिल गया, वन इज दी 50 न्यूटन, अनदर इज दी T2 एंड दिस इज दी T1। तो ये 3 फोर्स हमारे पास है, और इस तीनों फोर्स की टोटल वैल्यू 0 है क्योंकि दिस पॉइंट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो अब हमने देखा कि हम एक सबसे आसान तरीका है वेक्टर्स को एडिशन करने का, कि आप 2 हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए, एक्स एंड वाई एक्सिस, और टोटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू निकालिए और टोटल वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालिए। तो चलिए हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं कितना वैल्यू होगा। तो अगर ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, और इस T का, इस T2 का एक कंपोनेंट होगा T2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा T2 sin थीटा। जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, एंड दिस इज T2 sin थीटा, एंड सो दिस T2 is resolved in 2 perpendicular
कंपोनेंट, वन इज T2 cos थीटा, अदर इज T2 sin थीटा। अब इससे आपकी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इसको आपने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, इसी के दो हिस्सा बना लिए, ये और ये मिलके ये था। अब आपके पास दोनों एक्सिस में रिजॉल्व हो गया। तो अब अगर हम कहते हैं कि एलोंग एक्स एक्सिस क्या वैल्यू होगा, तो एलोंग एक्स एक्सिस जो वैल्यू है वो है 50 माइनस T2 sin थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेस्ट में है इसलिए नेट फोर्स 0 है। तो यानी हम कहेंगे कि 50 इज इक्वल टू T2 sin थीटा, और वी कैन से दैट T2 sin थीटा इज इक्वल टू 50। ये दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। तो एक हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि जब मोशन नहीं है तो ना इधर चलेगा ना ऊपर जाएगा। अब यहाँ ऊपर में नेट फोर्स अपवर्ड माने वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, तो डाउनवर्ड इज द T1 and upward is the T2 cos theta, net force is this, is equal to 0, and hence we can say that the T1 is equal to T2 cos theta, and this T2 cos theta is equal to T1, and T1 is equal to 50 जो हम पहले ऑलरेडी 60 निकाल चुके हैं और ऑलरेडी 60 न्यूटन, and so this is equation 2. Now so squaring this value t square का इसको स्क्वायर करते हैं, और तो हमें मालूम हो सकता है कि t का वैल्यू कितना होगा। आप मैथमेटिक्स सिंपल है कि T2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस T2 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, and this is the T2 squared और this is the sin squared थीटा और this is the cos squared थीटा is equal to, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी वैल्यू आपकी मैथमेटिक्स में आती है, और ये वैल्यू 1 है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो T2 की वैल्यू जो वैल्यू आपकी आएगी उसका स्क्वायर रूट होगा, तो आप T2 भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें एंगल निकालना अगर है तो हम क्या करते हैं, 1 में 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, तो T1 sin थीटा बाई T2 cos थीटा इज इक्वल टू 50 बाई 60 एंड T2 sin थीटा T2 cancel and it is tan theta and it is 5/6 5/6 is not फिक्स वैल्यू। मेमोरी में हम 5/6 याद नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/6 अप्रोक्स 40 के आसपास मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो टेबल देख के लिखिए, चाहे ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, तो कितना एंगल से इंक्लाइन हो गया ये हमें मालूम होगा। तो ये बेसिक हम लोग यूज करते हैं जब कभी भी कॉन्करेंट फोर्स हो और इक्विलिब्रियम में हो तो हम कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये है इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस with the practical question. Now another part is that is the apparent weight. I discussed in this class that it is apparent weight. What is the apparent weight? Suppose this is your lift and a weighing machine is kept on this lift and a person A is, this is the person A person है, ये इस पे खड़ा है, ये आपके पास लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन है, तो इस वेइंग मशीन पे खड़ा है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि इस ए पर कितने फोर्स लगते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि आप उसको फ्रीली सोचिए कि ए क्या है। तो ये दिस इज योर ए, मतलब ये पर्सन जो इस पर वेइंग मशीन पे स्टैंड किया हुआ है। तो इस ए की को पर देखेंगे कि इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहा है। तो सबसे पहले अर्थ का फोर्स है जो ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो मास अगर m है तो इस पर्सन पे जो फोर्स लगेगा दैट इज द mg।
और अब यहाँ क्या हुआ कि ये पर्सन इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा वेइंग मशीन पर, दैट मे बी इक्वल टू एम जी और मे नॉट इक्वल टू एम जी, एम जी की इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एक फोर्स लगाया और इस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहेंगे, परपेंडिकुलर लगाता है, इसलिए हम अगर कहते हैं नॉर्मल फोर्स लगाया तो किस पे लगाया, वेइंग मशीन पे लगाया। तो इस फोर्स से भी हमको कोई मतलब नहीं है, वेइंग मशीन उतना ही फोर्स लगाया होगा इस पे अपवर्ड, ये इस पे उस पर्सन पे, ये इस हमसे मतलब है। मतलब क्यों, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है और इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है। तो इस पर दो फोर्स लगा, वेइंग मशीन जो ऊपर की ओर लगाया वो, और एम जी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो लगाया। तो वेइंग मशीन क्यों लगाया, क्योंकि वेइंग मशीन पर ये लगाया कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट में है और कंटैक्ट फोर्स लगाया एन, तो एन ये भी लगाया। अब इसके पास एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होकर के इस फिनोमेना को देख रहा है, बट द पर्सन इज बिग, ये देख रहा है, ये देख रहा है। दो बातें देखेगा कि लिफ्ट इज का एक्सीलरेशन अगर जीरो है, यानी या ये कहेंगे कि v इज, या लिफ्ट रेस्ट में है या v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है लिफ्ट का। तो ये कहेगा, ये बी पर्सन कहेगा कि a पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसकी v कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन नहीं है, इसीलिए इसमें लगने वाले नेट फोर्स जीरो होगा। ये वो फर्स्ट लॉ से कहेगा। तो कहेगा इसका मतलब नेट जीरो होगा, तो n इज इक्वल टू एम जी, यानी n जो है वो ही आपकी वेइंग मशीन शो करता है। तो दिस इज द एपरेंट वेट। तो ये जो वेइंग मशीन है वो एपरेंट वेट रियल वेट के इक्वल शो किया अभी। ये दूसरा केस इसका, यहाँ ये दूसरे केस में क्या है कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलेट हो रहा है। यहाँ पर यहाँ एक खड़ा व्यक्ति पर्सन बी इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये बी व्यक्ति जब ऑब्जर्व करेगा इस फिनोमेना को, ए के इमोशन को, तो ए पर वो एक फोर्स देख रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा देख रहा है कंटैक्ट फोर्स जो वेइंग मशीन लगाया। तो नेट फोर्स इस पे जो होगा वो अपवर्ड में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देख रहा है कि एक्सीलेट है। तो एक्सीलेट तब होगा जब नेट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो नेट फोर्स इज n माइनस एम जी, दिस इज द नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि सेकेंड लॉ में पढ़े हैं रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ये नेट फोर्स ये है, एंड देन n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, यानी n की जो वैल्यू है वो mg से ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी एपरेंट वेट यहाँ पर ज़्यादा शो होगा। यानी आपको अगर कभी वर्टिकल वाले झूला पे चढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जब झूला ऊपर की ओर जाती है तो लगता है कि हम ज़्यादा चिपक गए हैं चेयर के साथ, और उसमें डर नहीं लगता है आपको। तो दिस इज द सेकेंड केस। एंड थर्ड केस इज दैट कि अगर ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा हो तो फिर कहेंगे कि mg बड़ा होना चाहिए। तो mg माइनस एन ए इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, सो mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एंड दिस n इज इक्वल टू mg एम जी माइनस एन एम ए इज इक्वल टू एन, ये हमारा n है। अब यहाँ ये हम कहेंगे कि n की जो वैल्यू है mg से कम है, n की जो वैल्यू है वो mg से कम है, यानी एपरेंट वेट आपका कम हो गया है। इसलिए जब झूला जब नीचे आता है तो आपको भय होता है, क्योंकि लगता है कि हम हल्के हो गए। यही केस अगर ये ब्रेक कर जाए, ये किसी कारण से ब्रेक कर गया, तो एक्सीलरेशन जो इसकी होगी वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल गिरना शुरू करेगा। इन दैट केस द a इज इक्वल टू g, एंड देन mg माइनस mg इज इक्वल टू n, सो n इज जीरो, यानी आपकी वेइंग मशीन जीरो वेट शो करेगा। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज वेटलेसनेस। यही हम लोग अगर हम सैटेलाइट में होते हैं
तो यही महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है उस समय वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, इसीलिए अपरेंट वेट विल बी जीरो एंड यू आर फीलिंग वेटलेसनेस, इसलिए आप उसमें तैर सकते हो और लगता है कि वेटलेसनेस है। तो दिस इज दी कंसेप्ट ऑफ दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जब कभी भी हम वर्क करते हैं तो ध्यान रखना इस बात से है कि सिस्टम क्या है, आपकी सराउंडिंग्स क्या है, एंड देन उसकी आप जो किस फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं, और उसमें एक्सीलरेशन है तो नेट फोर्स होगा, एक्सीलरेशन नहीं तो नेट फोर्स नहीं है, बशर्ते कि जिस फ्रेम में आप देख रहे हैं उस फ्रेम में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। यानी या तो आप ऑब्जर्वर या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में होना चाहिए या वो रेस्ट में होना चाहिए।